Welcome students, I am Mahendra Kumar, your social science teacher. Today I am going to read and explain chapter 1, Tracing Changes Through 1,000 Years. This lesson is of history from your social science book. So I advise you to keep your book with you. If you don't have book, you can download PDF from NCERT site, and still if you don't have PDF, I will provide you in your WhatsApp group. So let's start reading and explaining this chapter. So in the beginning of the chapter, two maps have been provided. You see, first map, it was made in 1154 CE by अरब जियोग्राफर अल इदरीसी. पहला मैप है वो अल इदरीसी ने बनाया था, जो कि अरब जियोग्राफर था. एंड ये द सेक्शन reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. अल इदरीसी ने एक वर्ल्ड का बड़ा मैप बनाया था, उसी में से ये जो फर्स्ट मैप है वो उसका एक पार्ट है उसी बड़े मैप का. इसके अलावा जो एक सेकंड मैप है, देयर इज ए सेकंड मैप दैट वाज मेड बाय ए फ्रेंच कार्टोग्राफर इन 1720. ये दोनों मैप जो हैं वो क्वाइट डिफरेंट हैं, दो दे आर ऑफ द सेम एरिया. एक ही एरिया के मैप होने के बावजूद इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है. अल इदरीसी का जो मैप है, जो पहला मैप है, उसमें क्या है कि साउथ इंडिया है उसे वहाँ दिखाया गया है जहाँ हम आजकल नॉर्थ इंडिया को देखते हैं, एंड श्रीलंका उसे टॉप में दिखाया गया है मैप में. आप देख सकते हैं, आपके पास बुक हो या PDF है तो उसमें देखिए आप. तो ये ऐसा मैप है, और इसके जो प्लेस नेम हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में मार्क किए हुए हैं. यहाँ कार्टोग्राफर का बता दूं मीनिंग, ए पर्सन हु मेक्स मैप, एक आदमी जो मैप बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं. इसके बाद आगे आप सेकंड मैप भी देखिए, जो आपको यू विल सी दैट सेकंड मैप इज़ मोर फैमिलियर टू अस. जो दूसरा मैप है जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था और 1720 में बनाया था, ये मैप जो आज का हमारा मैप है उससे काफ़ी हद तक मैच करता है. इसकी लैंग्वेज फ्रेंच है, और इस मैप के अंदर आप देखेंगे हमारे यहाँ यूपी का एक कन्नौज शायद ज़िला है, उसको भी इस मैप में आप देख सकते हैं. सेकंड मैप है वो जो फर्स्ट मैप से लगभग आफ्टर 600 ईयर्स इसे बनाया गया था. तो आप भी समझते हैं कि जो टाइम के साथ साथ इंफॉर्मेशन चेंज होता है, और जो सेकंड मैप है इसीलिए हमारे लिए ज़्यादा फेमिलियर है, क्योंकि 600 ईयर्स का डिफरेंस है दोनों मैप में. फर्स्ट मैप 12th सेंचुरी का है और सेकंड जो मैप है वो आपको पता ही है कि 1720 के आसपास बनाया हुआ है. मूव फॉरवर्ड. तो इन्फॉर्मेशन चेंज होती है तो हमें पता है कि मैप भी चेंज होते हैं. जैसे आप देखते हैं कि अभी हम राजस्थान का एग्जांपल ले तो राजस्थान में आज से 15 या 20 साल पहले थोड़ा मैप अलग था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है वो कम थे, और जैसे ही नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं तो मैप में चेंजेस आया है. उसी प्रकार से ये मैप है तो उनमें भी चेंजेस आते रहे हैं, और आगे भी जो मैप बनेंगे आज से 10 साल 20 साल बाद तो उनमें भी काफ़ी सारा चेंजेस होगा, क्योंकि बॉर्डर हैं वो चेंज होते रहते हैं. रिवर्स अपना जो रूट है उसे चेंज करती रहती है, उनका जो कोर्स है रिवर का वो चेंज होता रहता है. तो इन कारणों से क्या होता है कि मैप भी चेंज होते हैं. अब सेकंड मैप है वो आपके ज़्यादा फेमिलियर है, क्योंकि वो आपको दिख रहा है, उसमें श्रीलंका साउथ में दिखा रखा है और बिल्कुल, और कोस्टल एरिया है वो भी बहुत अच्छे ढंग से इसमें बताए गए हैं. सेकंड मैप है, इसे यूरोपियन जो सेलर्स थे, जो नाविक लोग थे या मर्चेंट लोग थे, वो अपने वॉयजेस पे, अपनी यात्राओं पे सेकंड मैप का यूज़ करते थे, और उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता था ये सेकंड मैप. तो इस प्रकार से दोनों मैप दिखा करके इस लेसन में ये बताया गया है कि टाइम के साथ साथ जो कार्टोग्राफी है, मैप बनाने की, जो मैप बनाने में इंफॉर्मेशन है, उसके कारण काफ़ी चेंजेस आए हैं. अब हम बात करेंगे आगे
आपको देखना है सेकंड मैप को अच्छी तरह से, उसका स्टडी करना है, और हमारे रिवर गंगा है उसका जो कोर्स है, उसका जो वे है, उसको आपने देखना है और किस प्रकार ये दिखाया गया है उसे आप देखें अच्छी तरह। आगे यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो साइंस है कार्टोग्राफी का, वो इन दोनों पीरियड में काफ़ी डिफर रहा है, क्योंकि हिस्टोरियन है वो जब बीते हुए जो काल है, टाइम पीरियड है जो बीत गया था, उसके जो दस्तावेज हैं, नक्शे हैं, लेख हैं आदि, उनका अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो अलग अलग बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में देखते हैं। मेन अगला जो पैरा है वो है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, मतलब जो नई और पुरानी शब्दावली है उसमें क्या चेंज आए हैं, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। If the context in which information is produced changed with time, what about language and meaning? तो हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन है उसमें चेंजेस आते हैं टाइम के साथ साथ, तो लैंग्वेज है और जो वर्ड मीनिंग है उनमें भी चेंजेस आते हैं। और वी नो दैट जो हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत सारी लैंग्वेज में है। संस्कृत में भी है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, फारसी लैंग्वेज में भी है, अरेबिक में भी है, हिंदी में भी है, अलग अलग लैंग्वेज में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। और ये जो जितना भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो बहुत सारा चेंज होता है टाइम के साथ साथ। उदाहरण आपको बताएं, जैसे कि मेडिवल पर्शियन थी, मध्यकाल में जो फारसी भाषा थी, वो आज की जो मॉडर्न पर्शियन है उससे बिल्कुल अलग है, काफ़ी हद तक अलग है। आप कोई भी लैंग्वेज ले लें, उसको देखिए कि आप जो मेडिवल पीरियड, आज से लगभग 400-500 साल पहले का जो पीरियड है, और आज की जो लैंग्वेज है उसको आप देखिए, काफ़ी सारा जो वर्ड है वो भी, उसमें भी डिफरेंस मिलेगा। सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है उसमें भी आपको डिफरेंस मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस है ये केवल ग्रामर का या वोकेबुलरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। टाइम के साथ साथ वर्ड के मीनिंग चेंज होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान वर्ड है, आज हम इसे इंडिया कहते हैं और या हिंदी में भारत कहते हैं। ये जो टर्म है हिंदुस्तान, ये 13th सेंचुरी में मिनहाजे सिराज ने यूज़ किया था। एक क्रोनिकलर था, क्रोनिकलर मीन्स जो इतिहास लिखने वाला, इतिहासकार। तो 13th सेंचुरी में मिनहाजे सिराज ने इस टर्म का यूज़ किया था, हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था पर्शियन लैंग्वेज में। मतलब क्या था, हिंदुस्तान किसे मानता था वो मानता था पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना के बीच का जो लैंड है उसे वो हिंदुस्तान कहता था। तो आज हम जानते हैं कि आज इंडिया में केवल इतना ही पार्ट नहीं है कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के जो प्लेन्स हैं वो इतना एरिया हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि साउथ इंडिया है और जो कोस्टल एरियाज हैं वो भी हिंदुस्तान में शामिल है आज। उस समय हिंदुस्तान का मतलब अलग था, आज हम हिंदुस्तान का मतलब अलग ढंग से लेते हैं। उसने ये जो टर्म यूज़ किया था मिनहाजे सिराज ने, उसने पॉलिटिकल सेंस में यूज़ किया था। उस एरिया के लिए ये वर्ड यूज़ किया था जो उस समय दिल्ली के जो सुल्तान था उसके अंडर में थे, उस एरिया को वो हिंदुस्तान नाम से उसने दिया था। अब आगे हम बात करेंगे कि ये जो सल्तनत थी उस समय की, उसमें आगे जो टेरिटरी शामिल होती थी, जितना एरिया और उसमें शामिल होता था तो वो भी हिंदुस्तान में आ जाता था। कहने का मतलब जो सल्तनत का जो एक्सटेंट हुआ, उसका विस्तार हुआ, तो उसके साथ साथ हिंदुस्तान वर्ड है उसमें नए नए एरिया भी शामिल होने लगे, उन सबको भी हिंदुस्तान में माना जाने लगा। लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि आपको इस टर्म के अंदर साउथ इंडिया कभी भी शामिल नहीं किया गया। इसके विपरीत अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया, लेकिन उसका मतलब उस समय जियोग्राफी से था, जो फना है, पशु पक्षी हैं, उनसे था, और जो यहाँ के जो अपने निवासी हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, उनका जो कल्चर है उससे रिलेटेड था उसका मतलब बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया यहाँ की जो जियोग्राफी बताने के लिए, या यहाँ के जो पशु पक्षी फना को बताने के लिए, और यहाँ के जो निवासी हैं उनके कल्चर को बताने के रूप में इसने इसको यूज़ किया। तो आगे हम देखते हैं, 14th सेंचुरी का पोइट था अमीर खुसरो, उसने हिंद वर्ड यूज़ किया था। खैर आगे चलें। हिस्टोरियन टुडे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज़ बिकॉज दे मीन्ट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। आज के जो इतिहासकार हैं उनको बड़ा सावधान रहना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है जब वो टर्म्स को यूज़ करते हैं,
क्योंकि जो भी टर्म है वो पास्ट में उनका अलग मीनिंग था और आज उनका अलग मीनिंग है। उदाहरण आपको देते हैं, उससे आपको समझ आएगा। जैसे एक सिंपल सा टर्म है, जैसे फॉरेनर। आप फॉरेनर किसे बोलेंगे? फॉरेनर का मतलब आज हम ये समझते हैं कि कोई ऐसा पर्सन जो इंडियन नहीं है, जो बाहर रहता है, बाहर से आया हो, उसे हम फॉरेनर कहते हैं। लेकिन मेडिवल जो पीरियड था उसमें फॉरेनर का मतलब क्या था? ऐसा स्ट्रेंजर जो जो कि उस सोसाइटी या उस कल्चर का पार्ट नहीं था, उसे फॉरेनर कहा जाता था। जैसे उदाहरण ले लें आप, एक सिटी में रहने वाला है, सिटी ड्वेलर, और एक वनवासी, फॉरेस्ट ड्वेलर। अगर एक वनवासी शहर में आता था तो उसे उस समय फॉरेनर बोला जाता था, जबकि वो उस एरिया का ही था। लेकिन वो वन में रहता है, जंगल में रहता है, उसको वो सिटी में आ जाता है तो उसे बोलते थे फॉरेनर। तो कितना अंतर आ गया। आज हम फॉरेनर किसे मानते हैं? वी कंसिडर फॉरेनर हु लिव्स इन फॉरेन कंट्रीज। सो इस प्रकार से जो और भी बहुत सारे वर्ड है जिनका जो उस समय मीनिंग था और आज उनका जो मीनिंग है वो चेंज हो चुका है। एंड आप भी इसी प्रकार के कुछ वर्ड हैं उनका पता लगाइए, जिनसे जिनके जो है मीनिंग है वो आज के टाइम में चेंज हो चुके हैं। खैर, नेक्स्ट पैरा हम पढ़ेंगे। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। जो इतिहासकार है और उनके सोर्सेज क्या रहे? हिस्टोरियन है जो अलग अलग टाइप, जो डिफरेंट टाइप है सोर्सेज, उनसे सीखते थे। जो पास्ट है, हमारा जो इतिहास है, वो यहाँ मैं बता रहा था आपको कि हिस्टोरियन और उनके जो सोर्सेज हैं वो भी अलग अलग टाइप के सोर्सेज का प्रयोग किया है हिस्टोरियंस ने पास्ट को जानने के लिए। ये डिपेंड करता है कि उनकी स्टडी का जो पीरियड है, टाइम है, वो कौन सा रहा और किस प्रकार की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। खैर, आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा, गुप्त डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा। और ये जो हमारी बुक है, इसमें उनके बाद का जो 1000 साल का, 1000 ईयर का टाइम है, उसके बारे में ये बुक है हमारी। आप ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 700 टू 1750 तक का जो पीरियड है वो इस बुक में शामिल है। आप यहाँ ये भी ध्यान देंगे कि हिस्टोरियंस है, उन्होंने इस टाइम पीरियड की 700 टू 1750 का जो टाइम पीरियड है, इसकी स्टडी के लिए उन्हीं सोर्सेज का प्रयोग किया है जो पहले के जो हिस्टोरियन हैं उनको यूज़ करते आ रहे हैं। आज भी जो हमारे हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, वो कॉइन्स पे डिपेंड है। इंस्क्रिप्शंस, जो शिलालेख लेखन होता है, उस पर डिपेंड है, या आर्किटेक्चर, जो शिल्प कला है, उस पे, या टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं, उन पे डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब जो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, शिलालेख पर लेखन है, आर्किटेक्चर है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड है, आज भी इतिहासकार उनसे जानकारी जुटाते हैं इतिहास की। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे वो काफ़ी हद तक बढ़े। कहने का मतलब जो बुक्स वगैरह है या जो लिखित सामग्री है, उसमें काफ़ी परिवर्तन आया, काफ़ी उसमें अभिवृद्धि भी हुई, और इतिहासकार हैं वो इस पर ज़्यादा डिपेंड रहने लगे। एंड ये जो 700 टू लेके 1750 का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पेपर था वो चीपर होता गया, सस्ता होता गया, और बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होने लगा था। पीपल हैं वो इसका प्रयोग करने लगे, पेपर यूज़ होने लगा, और पेपर का यूज़ किया जाता था होली टेक्स्ट लिखने के लिए। जो रूलर्स थे उनका क्रॉनिकल्स लिखने के लिए, मतलब जो राजा लोग वगैरह थे उनका इतिहास लिखने के लिए पेपर का यूज़ होने लगा। लेटर्स जो लिखे जाते थे वो अब पेपर पे लिखे जाने लगे। टाइम के साथ साथ जो संत लोग थे उनकी जो टीचिंग्स थी उनको भी पेपर पे लिखा जाने लगा। पिटिशंस हैं, जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ये सब अब पेपर पे लिखे जा रहे थे, और इतिहासकार धीरे धीरे अब इन पर ज़्यादा डिपेंड हो रहे थे। आगे हम बात करेंगे मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। ये जो हस्तलेखन कला है, हाथ से लिखना, बुक बनाना हाथ से लिख करके, उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, इनको रखने वाले लोग थे जो वेल्दी पीपल थे, जिनके पास पैसा था, वो लोग इसे अफोर्ड कर सकते थे और उन्हीं के पास ये रहती थी। रूलर्स थे उनके पास रहती थी, मोनेस्ट्रीज के पास रहती थी, और टेम्पल्स, ये सब हैं जो बुक्स का उस समय की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उनको कलेक्ट किया करते थे।
और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी इन्हें लाइब्रेरीज में रखा जाता था या आर्चीव्स में रखा जाता था। आर्चीव्स का मीनिंग बता दूं, एक ऐसा प्लेस जहां पर डॉक्यूमेंट और मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको रखा जाता है। और आज भी हम देखते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो, वो आर्चीव्स बनाती है जहां पर सभी प्रकार के जो पुराने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उन सबको रखा जाता है, तो वो आर्चीव्स होता है। आगे हम बात करें, दीज जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, these manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे इतिहासकार को, हिस्टोरियंस को, लेकिन इनका यूज़ भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब क्यों डिफ़िकल्ट है वो हम बात करेंगे, इनका यूज़, जबकि वो तो लिखित फॉर्म है। अब हम बात करते हैं, देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। उस समय हमें जानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। प्रिंटिंग प्रेस न होने की वजह से जो स्क्राइब्स थे वो मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनको कॉपी किया करते थे, हाथों से लिखा करते थे। कहने का मतलब जो आजकल फ़ोटोकॉपी की कर लेते हैं हम, ऐसा उस समय था नहीं, तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट्स का कॉपी किया जाता था स्क्राइब्स द्वारा। यहाँ स्क्राइब्स का मतलब है जो नकल नवीस, या मतलब जो नकल करने का काम करता है। और आपने भी कभी किया होगा ऐसा काम। आपने किया है कि अपने दोस्त की जो कभी होमवर्क इनकम्प्लीट रहता है तो अपने फ्रेंड की होमवर्क कॉपी आप ले जाते हो और आप उससे कॉपी करते हो। और कई बार ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड की आप कॉपी लेके जाते हो, लेकिन आपको अपने फ्रेंड की हैंडराइटिंग समझ नहीं आती, तो आप उस हैंडराइटिंग का या किसी वर्ड का आइडिया लगा लेते हो, क्या लिखा होगा, और उस आइडिया के आधार पे अपनी कॉपी में उतार लेते हो। तो इस प्रकार से एक रिज़ल्ट ये निकलता है कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता रहता था कॉपी करने में। आप भी कॉपी करने में गलती कर देते हो, बुक से लिखते समय भी आप मिस्टेक कर देते हो, वर्ड चेंज कर देते हो। तो उस समय तो जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो, उसका कॉपी करना भी लगभग ऐसा ही था। तो कॉपी करने के प्रोसेस में काफ़ी सारी गलतियाँ हो जाती थी, चेंजेस आ जाते थे कॉपी करते समय। कोई शब्द है वो बदल जाता था, कई बार सेंटेंसेस है उनको ही बदल दिया जाता था। और धीरे धीरे ये जो डिफरेंस थे वो नेक्स्ट टाइम जब उस कॉपी की फिर कॉपी की जाती थी तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता था, चेंज आ जाता था। जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी बजाय जो कॉपी की हुई मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें काफ़ी चेंज मिलता था। तो इस प्रकार से काफ़ी समय तक ये मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी का काम होता रहा, और जो हमारा इतिहास है वो भी जो स्क्राइब्स थे उनके कारण चेंज होता रहा। यहाँ आपके बुक में एक पिक्चर भी बनी हुई है और एक पर्सन दिखाया गया है जो कॉपिंग का काम कर रहा है। आगे हम बात करेंगे, तो आगे कुछ पिक्चर आपके बुक में बनी हुई है। यू कैन सी इन द बुक that some examples of manuscripts have been provided in image form. Second thing, different kinds of handwriting could make the reading of Persian and Arabic difficult। एक और प्रॉब्लम भी उस समय आई कि जो कॉपी करने वाला पर्सन था, स्क्राइब था, उसकी राइटिंग के कारण भी हमारा जो हिस्ट्री है वो काफ़ी चेंज हुई। अब क्या हुआ कि राइटिंग के कारण भी कई बार जो टेक्स्ट है वो काफ़ी अलग हो गया। जो ओरिजिनल ऑथर था उसने जो लिखा था उसकी बजाय जो कॉपी की है उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस आ गया। ये बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम रही। आज हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, जो किसी हिस्टोरियंस ने या किसी व्यक्ति ने जो ओरिजिनल लिखा था वो आज हमें नहीं मिलता है, बल्कि उसकी कॉपी मिलती है। और हम टोटली डिपेंडेंट हैं इन कॉपीज़ के ऊपर, जो कि बाद में जो स्क्राइब्स लोग हैं उन्होंने बनाई थी। और इसका परिणाम ये निकला कि हिस्टोरियंस हैं उनको डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ना पड़ता है। सेम टेक्स्ट होते हुए भी अलग अलग जो कॉपी करने वाला है उसके कारण ये मैन्युस्क्रिप्ट्स में काफ़ी सारा डिफरेंस आ गया। जो ओरिजिनली जिस लेखक ने जो बात लिखी थी उसमें काफ़ी सारा चेंज आ गया। मेरे कहने का मतलब ये आप समझ सकते हो कि आप अपने दोस्त को कुछ लिखने को देते हो, वो अपना होमवर्क कॉपी करने को देते हो, तो वो आपका फ्रेंड है, वो लिखते समय कुछ ना कुछ मिस्टेक करेगा या कुछ सेंटेंसेस को चेंज कर देगा।
उस दोस्त से आगे फिर एक और दोस्त ने कॉपी ली, और जब वो उसे कॉपी करेगा तो वो भी काफ़ी सारा उसमें जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें चेंज कर देगा। और ऐसा ही हमारे हिस्ट्री के साथ हुआ है। कई बार ऐसा होता था कि जो ऑथर्स हैं वो अपने जो क्रॉनिकल्स हैं, अपना जो इतिहास लेखन है, उसको अलग अलग समय पे लिखते थे। जैसे कि आप 14th सेंचुरी का एक उदाहरण है, क्रॉनिकलर था जियाउद्दीन बर्नी। उसने पहला अपना क्रॉनिकल लिखा, इतिहास की एक बुक लिखी 1356 में, और 2 साल बाद आफ्टर 2 इयर्स उसने एक अनदर वर्जन लिखा उसका। लेकिन इन दोनों में काफ़ी सारा डिफरेंस है। यही जो जियाउद्दीन बर्नी है, इसका जो क्रॉनिकल है 1960 तक जो ओरिजिनल वर्जन था उसका इतिहासकारों को पता नहीं था, हिस्टोरियंस को पता ही नहीं था। एंड क्या होता है कि जो क्रॉनिकलर हैं उनकी जो बुक्स हैं वो लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं लॉस्ट पड़ी रहती है। और 1960 में जियाउद्दीन बर्नी की जो क्रॉनिकल था, जो उसने पहली बार लिखा था 1356 में, वो मिला इतिहासकार को। इसका उदाहरण ये है कि आपको अगर कोई ऐसे या पैरा दिया जाए लिखने को, तो पहले दिन आपको दिया जाए टेस्ट में तो आप कुछ अलग लिखेंगे, 2 या 3 दिन बाद आपको वही पैराग्राफ लिखने को दिया जाए तो आप उसमें काफ़ी सारा परिवर्तन कर देंगे, सेंटेंस चेंज हो जाएंगे, वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, और फिर एक बार और आपको लिखने को दिया जाए तो आप उसे फिर चेंज कर देंगे। तो इसी प्रकार जो हमारी हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें भी ये चेंजेस आते रहे। तो खैर ये जो लेसन है इसमें मैंने लगभग आपको 2 पेजेस या कहें कि लगभग 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ तक मैंने पढ़ाया है। ये आपको पार्ट फर्स्ट के रूप में आपको इसको समझना है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, आप उसे देखिए और इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। 2 या 3 या 4 जितने भी पार्ट बनेंगे उसमें ये लेसन पूरा क्लियर, आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस लेसन। सो आशा करता हूँ, आई होप दैट you will listen it carefully and again and again and understand what is provided in this chapter. Thanks. We will meet in the next video.